तो हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है द नोवेल्स एक्स्ट्रा, और मुझे इसको रेकमेंड किया है @स्मार्ट ऑफिशियल भाई ने। तो फिर थैंक यू भाई आपके रेकमेंडेशन के लिए। और यार सब लोग कमेंट किया करो यार, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जो चैनल है इस पे मेरी अर्निंग होने वाली है नहीं, मैं बस इसी वजह से वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई सीरीज अभी बताऊं तो फिर जो मैंने स्टार्ट कर दी है सीरीज अपनी जैफिर वाली, उसको मैं सोच रहा हूँ एंड करूंगा। लेकिन अब क्या करें, आप लोग कहते हो दूसरी सीरीज एक्सप्लेन करो तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। नोवेल्स एक्स्ट्रा की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि किसी भी नोवेल की जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस प्रकार से जाती है। एक दिन पूरी दुनिया तबाही को फेस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारे टावर्स और डंजन पता नहीं कहां से दुनिया पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि इंसानों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरी दुनिया को तबाही में ले जाते हैं। और उसी समय पर स्पेशली कोरिया में जो डंजन और टावर होते हैं वो नॉन स्टॉप अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरे कंट्रियों के मुकाबले यहाँ पर मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से अटैक करते हैं और एकदम दुनिया को हेल के तरीके बना देते हैं, बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। उसी समय पर इसी डार्कनेस के बीच में एक ब्राइटनेस लाइट सामने आती है और इस लाइट को नोवेल्स में हीरोज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कोरिया बहुत सारे हीरोज की मदद से मॉन्स्टर से लड़ाई करता है और धीमे धीमे सभी के सभी डंजन और टावर को अपने अंडर कंट्रोल में ले जाता है। उसके बाद में अपनी इकोनॉमी को भी जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ाने लगता है और धीमे से पूरी क्राइसिस से निकल आता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके बाद में कोरिया एक लीडिंग ग्लोबल पावर बनता है जो कि अमेरिका के सामने राइवल में खड़ा होता है। और उसके बाद में वो एक ऐसा कंट्री बन जाता है जो कि एक स्पॉटलाइट होती है जहां पर ज्यादातर हीरो जमा होते हैं। क्योंकि कोरिया में ज्यादातर अटैक होते हैं तो इसी कारण से वहां पर एक हीरो इंस्टीट्यूशन बना दिया जाता है जहां पर मैजिक और मैजिक इंजीनियरिंग के क्लासेस होती हैं। और द क्यूब ये वही जगह है जहां पर पूरी दुनिया के जो भी हीरोज होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। और यहीं पर बहुत सारे अनबिलीवेबल एकदम टैलेंट आते हैं। और उसी समय पर यहीं इसी जगह से अपना दुनिया का हीरो आता है जो कि इस पूरी दुनिया को बचाता है। और वहीं पर उसका एक राइवल भी एग्जिस्ट करता है जो कि उसके सामने उसे हर चैलेंजेस देता रहेगा। और ये एक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन थी जिसको कि मैंने आपको बताया। और मैं इन चीजों को क्यों जानता हूँ, क्योंकि ये जो दुनिया है वो भगवान के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है, द ऑथर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है बहुत ज्यादा एक सेरेमनी का सीन जहां पर एक बंदा होता है किम सुहो, उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। एक बंदा उसको देख रहा होता है और कहता है कि ये तो वही नोवेल है जिसको कि मैंने लिखा हुआ था, वो मेरी आंखों के सामने क्यों चल रही है। और ये तो क्यूब का कैडेट है किम सुहो। और रुको, ऐसा लगता है कि ये तो वही दुनिया के तरीके हैं जो कि मैंने लिखा था, और ये सब चीजें एकदम सेम क्यों जा रही हैं जैसा कि मैंने नोवेल में लिखा था। और ये क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं उसी किम सुहो के बारे में। अपने मेन कैरेक्टर को सभी की सभी बातें सुनाई दे रही होती हैं, वो दूर दूर तक की आवाजें बहुत ही ज्यादा आसानी से सुन पा रहा होता है। लोग उसी किम सुहो की बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा 17 साल की उम्र से ही इतना ज्यादा टैलेंटेड है। और मेन कैरेक्टर वहां पर बैठे हुए कहता है क्या किम सुहो, और एक सेकंड, ये तो मेरी दुनिया जो मैंने बनाई थी उसका मेन कैरेक्टर था ना। और एक सेकंड, ये वही बंदा है जो कि तबाही के वर्ल्ड को इस तबाही से निकालेगा और उसके बाद में सभी के सभी मॉन्स्टर को डोमिनेट कर देगा और हमेशा ही जस्टिस और अच्छाई के लिए खड़ा रहेगा। उसके पास में एक स्पेशल सीक्रेट होगा जो कि वो सभी लोगों से छुपा रहा होगा। और यहाँ पर एक उसका राइवल भी होगा। और एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिन जोंगहक, और उसके वाइट बाल होते हैं, वो वहां पर आता है और उसकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसका भी हमें काम नहीं है। मेन कैरेक्टर बताता है कि इसके अलावा मेन कैरेक्टर का राइवल भी होगा जिसके पास में उसके ही जैसा पोटेंशियल होगा, लेकिन वो बाद में एक फ्यूचर विलन बन जाएगा क्योंकि वो जो किम सुहो है उससे कभी भी ऊपर नहीं निकल पाएगा। इस वजह से वो एक रॉन्ग पाथ पर चला जाएगा और उसके बाद में वो लोग एक लाइट और डार्कनेस बन जाएंगे जो कि एक दूसरे के खिलाफ में लड़ेंगे। इस समय पर तो ये दोनों के दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आगे जाकर के ये लोग एक दूसरे से लड़ाई करने वाले हैं। ये पक्का ही वही दुनिया है जिसको कि मैंने लिखा था, लेकिन फिर मैं कौन हूँ। और यहाँ पर जो भी मैंने नोवेल लिखे हैं तो एटलीस्ट उनका एक नाम तो होगा ही। तभी एक बंदा उसको बुलाता है और कहता है क्या तुम
कल सोए नहीं थे चुंगडोंग। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर के मुंह पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो बंदा भी कहता है कि ऑफ कोर्स, और किम चुंगडोंग ये किसी और का भी नाम है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या किम चुंगडोंग? किम चुंगडोंग, एक सेकंड, क्या ऐसा कैरेक्टर मैंने अपनी नोवेल में लिखा भी था और कोई ऐसा कैरेक्टर मेरी नोवेल में एग्जिस्ट भी करता था? मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। और क्या, चलो रुको, मैं पहले इस बंदे का चेहरा देखता हूँ। और ये किम चुंगडोंग है कौन? तभी दिखाया जाता है स्क्रीन पर उसकी फोटो आती है और उसके मुंह पर एक क्वेश्चन मार्क बना होता है। और इसको देख करके वो चौंकते हुए कहते हैं क्या मेरा चेहरा एक क्वेश्चन मार्क? एक सेकंड, व्हाट द फक, ये क्या चीज है? मेरा चेहरा मुझे बिल्कुल भी दिख क्यों नहीं रहा है? और कहता है कि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि मैंने कभी अपनी नोवेल में लिखा ही नहीं था। इसकी कोई भी अपीयरेंस नहीं है, इसका नाम एकदम ओल्ड फैशन्ड है और मुझे कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल से ही नोटिस करता है। किसी को इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास में कोई भी चेहरा नहीं है। एग्जैक्टली ये कहा जाए तो फिर मैं भी इस क्यूब जो जगह है इसका एक कैडेट ही हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जिसको कि मेन कैरेक्टर की तो कोई उसकी पहचान ही नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर ऑडियंस में बैठने का काम करता है। और हाँ, ये एकदम सही बात है, मैं नोवेल का एक एक्स्ट्रा हूँ। और हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ही नोवेल का एक धूल बन चुका हूँ। ये क्या बकवास है। और बताता है कि एक दिन मेरे पास में एक ईमेल आई और वो उस ईमेल को रीड करता है जहां पर उसे अपनी जो नोवेल होती है उसका रीमेक बनाना होता है। इसको सुनकर के वो कहता है क्या एक वेब नोवेल जिसको कि मैंने लिखा था, द रिटर्नी हीरो, और क्या ये लोग चाहते हैं कि मैं इसका रीमेक बनाऊं? वेल, मैंने तो इसको बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। और क्या वो लोग सच में एक ऐसी चीज को दोबारा से रिलीज करना चाहते हैं जो कि बहुत लंबे समय पहले ही रुक चुकी थी और मुझे पता नहीं था कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर शांत हो जाता है, अपने मन में कुछ सोचता है और कहता है कि उस समय पर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि मैंने सच में उस नोवेल को बीच में ही छोड़ दिया था। इस वजह से मुझे लगा कि जिस बंदे ने मुझे ये मेल भेजी है वो पक्का ही इस जो मेरी नोवेल है उसका एक यूनिक फैन होगा। तो इसी वजह से मैंने बिना सोचे समझे ही उस पर अपना रिप्लाई डाल दिया और ईमेल को सेंड कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी वजह से मेरी पूरी लाइफ ऐसे बदल जाएगी। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, वो अपना मुंह धुलता है और कहता है कि अब 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से मैं अपने इसी चेहरे को लगातार देख रहा हूँ और अब तो मुझे इस चेहरे की आदत भी पड़ गई है। ऐसा लगता है कि ये एक सपना नहीं है, ये एक नोवेल है जिसको कि मैंने खुद ब खुद ही लिखा था और यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं में से मैं भी एक आ चुका हूँ और एक नोवेल का एक्स्ट्रा बन चुका हूँ। सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। मैंने बहुत सारे मेथड ढूंढ लिए कि मैं किसी तरीके से वापस लौट पाऊं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं इस प्लेस में कैसे गिर गया आकर, और ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया में तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि ये दुनिया अंत नहीं हो जाती। लेकिन बाय एनी चांस जहां तक मैंने नोवेल को लिखा था कहीं नोवेल उसके आगे भी कंटिन्यू होती रही तो क्या होगा। लेकिन फिर भी जहां तक मैंने नोवेल लिखी थी उसको पहुंचने में लगभग में 10 साल लगेंगे। क्या सच में मुझे इस दुनिया में 10 साल के लिए लगातार ट्रैप होकर के रहना पड़ेगा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ के टीन एज के बच्चों के साथ में खेलना पड़ेगा? ये क्या बकवास है। और मेरे पास में भी एक जिंदगी है, मैं ऐसे इस नोवेल में फंस करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन व्हाटएवर, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। और अभी तो मुझे लगता है कि जब तक कि मैंने अभी तक जहां तक मैंने रिलीज किए थे जितने भी चैप्टर, मुझे पहले वहां तक पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे किसी भी हालत में 10 साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, मेरे ही एक नोवेल के वर्ल्ड में, द रिटर्नी हीरो। और उसमें राइटर का नाम लिखा होता है किम हाजिन, तो शायद से अपने मेन कैरेक्टर नाम किम हाजिन है। तो जो किम हाजिन होता है वो कहता है क्या सच में? तो ऐसा करने के लिए मुझे लगता है कि स्कूल में जाना पड़ेगा, और क्यूब में जाता है। और क्यूब वही सिटी का नाम है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है। बताता है ये एक आर्टिफिशियल आइसलैंड है जो कि ईस्ट साइड में लोकेटेड है और यहाँ पर 50,000 लोग हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी यहीं पर आते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो कोरिया है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन बन पाया है क्योंकि ज़्यादातर जो भी टैलेंट होते हैं वो यहीं पर आकर के जमा होते हैं। और ये इस सिटी का कोर भी है। ऐसा लगता है कि मैं अब आ चुका हूँ और यहीं पर ज़्यादातर मेरे नोवेल की मेन चीज़ें जाने वाली हैं।
हीरो ट्रेनिंग स्कूल जो क्यूब होता है उसकी जगह का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटीज और टैलेंट है। यहाँ पर कोई भी विदाउट टैलेंटेड बंदा अंदर नहीं आ सकता है। और ऐसा लगता है ये जो ओरिजिनल बंदा था इस बॉडी का वो भी क्यूब का एक कैडेट था, तो पक्का ही उसके पास में एक बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होगी, क्योंकि कोई भी बंदा जिसके पास में रिमार्केबल एबिलिटीज ना हो तो वो इस क्यूब वाले कैडेट तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता है। लेकिन चलो, बस मैं यही आशा करता हूँ कि इसकी जो एबिलिटी है वो यूजफुल हो, कहीं ये नॉन यूज में ना आए, मेरे पता चले कि ये कोई भी मेरे काम ही ना आए। और चलो, मुझे किसी भी तरीके से अगर इस स्कूल में रहना है तो मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इसके पास में कैसी एबिलिटीज हैं। और बताता है ट्रुथ क्लास, ये वही जगह है जहाँ पर ज्यादातर विलन और जितने भी हमारे दुश्मन हीरो के विरोधी और साइड किक सब लोग यहीं पर होने वाले हैं। उसी के साथ में अपना जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, वो भी नोवेल का इसी क्लास में होने वाला है। लोगों ने अपने अपने गुट बनाना स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें कि वो लोग अपनी आसपास की बातें करते रहते हैं। क्या सच में मुझे 10 साल तक इन्हीं लोगों के साथ में रहना पड़ेगा? मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शाम का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर वो शायद से घर में लौट रहा होता है। वो कहता है क्या सच में मुझे तो पता भी नहीं चला ये दिन कैसे खत्म हो गया, क्या मैं कभी भी अपनी जिंदगी में भी हाई स्कूल में इतना पढ़ा भी हूँ। सामने दिखाया जाता है क्यूब डिलीवरी से कोई चीज आती है, इसको देख करके वो कहता है क्या एक पार्सल, और मैंने तो ऐसी कोई भी चीज के बारे में सुना नहीं था। उस पार्सल को खोलने लगता है और कहता है क्या ये जो किम है, ये जो बंदा है किम चुंगडोंग जिसकी बॉडी में मैं हूँ, ये उसकी क्या पर्सनल कोई चीजें हैं। और उसको खोल करके देखता है और एक लैपटॉप होता है। इसको देख करके वो कहता है क्या ये तो मेरी नोटबुक है। और नोटबुक इस वजह से कह रहा है क्योंकि वो सारी की सारी अपना काम था वो इसी में करता था। और कहता है कि रुको एक सेकेंड, ये यहाँ पर क्यों है? तभी वो उसको खोलता है और एकदम सिंक्रोनाइजेशन चालू हो जाता है। वो लैपटॉप को छोड़ देता है। बताया जाता है जो किम चुंगडोंग है वो किम हाजिन के साथ में सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो चुका है। और अपने जो किम चुंगडोंग होता है उसके स्टेट दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये तो वही सारी की सारी सेटअप स्टोरी है जिसको कि मैंने लिखा हुआ था, लेकिन ये जो मेरा लैपटॉप है वो यहाँ पर क्यों आ गया, इसको मेरे पास में किसने भेजा है? तभी एकदम से एक सामने बहुत ज्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो 99% तक पूरा हो जाता है। लैपटॉप बंद हो जाता है, उसके सामने एक स्क्रीन चालू हो जाती है जिसमें बताया जाता है कि उसके पास में एक यूनिक अथॉरिटी है जिससे कि वो सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। सामने एक शीशा होता है वो टूट जाता है और फाइनली अपने मेन कैरेक्टर को भी एक चेहरा मिल जाता है। भाई क्या मस्त लग रहा है, सच में यार मजेदार लग रहा है। और मेन कैरेक्टर कहता है क्या, और सामने लिख करके आ जाता है जो तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन है वो फाइनली पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिर मेन कैरेक्टर लैपटॉप में अपने चेहरे को देखता है और चौंकते हुए कहता है क्या क्या ये मेरा असली चेहरा नहीं है? और तभी उसके आसपास बहुत सारी स्क्रीन पॉपअप होने लगती हैं। इसको देख करके वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये सभी चीजें क्या हैं? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे एक इलाइटमेंट मिल चुकी है? उसके सामने फिर एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। बताया जाता है एक अवेकनिंग का ऐसा फिनोमिना जब कोई अपनी लिमिट को सरपास कर देता है, इस दुनिया में इसको इलाइटमेंट कहा जाता है। जब इलाइटमेंट तुम्हें मिल जाती है तो तुम अपने टैलेंट और जो भी स्किल और तुम्हारे स्टेट्स को नंबर के रूप में देख सकते हो, जिससे तुम और भी जल्दी और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। इस चीज को आसान करने के लिए तुम्हारे पास में एक स्टेटस विंडो आ जाती है जिसको कि तुम आसानी से देख सकते हो और वहां पर बहुत सारे पॉपअप आते हैं। इसको देख करके अपना मेन कैरेक्टर किम हाजिन कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे एक एक करके हर एक को देखना चाहिए। और एक विंडो को देखता है जहां पर बताया जाता है कि जो किम चुंगडोंग था वो अब किम हाजिन में बदल चुका है और इसका सिंक्रोनाइजेशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो किम चुंगडोंग है उसके सारे के सारे स्टेटस जा चुके हैं। उसके बदले में अपने मेन कैरेक्टर को 10 पॉइंट मिल चुके हैं और अपने मेन कैरेक्टर के पास में अपनी रियल दुनिया वाले जो भी स्टेट्स थे वो उसके पास में आ चुके हैं। और मेन कैरेक्टर किम हाजिन अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये सब चीजें क्या हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे से जो क्वेश्चन मार्क हटा है वो सभी की सभी चीजें इसी वजह से हुई हैं। और मेरे के सारे जो स्टेट्स थे वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं और जो किम चुंगडोंग के स्टेट्स थे
उसके बदले में मुझे पॉइंट मिल चुके हैं। और चलो यहाँ पर एक और चीज है जिस पर मुझे अटेंशन देना है, उसकी यूनिक अथॉरिटी दिखाई जाती है, सेटिंग इंटरवेंशन। और बताया जाता है कि इससे वो एसपी का यूज करके किसी भी नॉन लिविंग चीज को राइट या फिर दोबारा से लिख सकता है, दोबारा से एडिट कर सकता है। और उसके अलावा में वो अपनी एसपी का यूज करके अपने स्टैट्स को भी एडिट कर सकता है और बढ़ा सकता है। और एसपी स्टोरी पॉइंट ये तब बढ़ते हैं जब किम हाजिन की इस दुनिया में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और जितने ज्यादा उसके पास में एसपी पॉइंट होंगे वो उसी हिसाब से अपने जो भी स्टैट्स हैं उनको बदल सकता है। और एक पॉइंट के बदले में उसे 1000 एसपी मिलती है, उसको एक नोवाइस कंसिडरेशन मिलता है, जिससे कि वो उसके पास में 10,000 एसपी आ जाती है, जिससे वो उसका यूज कर सकता है। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको एक सेकेंड, ये ऐसी कोई भी मुझे एबिलिटी नहीं याद है जिसको कि मैंने लिखा हो। और क्या किम हाजिन की इंपॉर्टेंस को इस दुनिया में बढ़ाना, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपने इस नोवेल में अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा? और क्या यही रीजन है जिस कारण से मुझे ये लैपटॉप और इतनी वियर्ड सी एबिलिटीज दी गई हैं, तो मैं इस दुनिया की जो मेन स्टोरी है उसमें इंटरफेयर कर सकूं? ये कैसी रिडिकुलस सी चीज है। तभी एकदम से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, उधर तरफ एक स्टेट दिखाया जाता है जिसकी इंफॉर्मेशन लॉक होती है, और जिसमें बताया जाता है जब मेन स्टोरी तुम्हारी एंड हो जाएगी तब ये अनलॉक हो जाएगा। इसको देख करके किम हाजिन गुस्सा होते हुए कहता है कि हे, तुम मतलब मुझसे ये कहना चाहते हो कि अगर मैं अपनी दुनिया तक लौटने का दोबारा हिंट चाहता हूँ तो फिर मुझे बस शांत रहना है और यहाँ पर इस नोवेल के गेम को खेलते जाना है? ये क्या बकवास है। और अपने लैपटॉप के पास में बैठ जाता है आकर और कहता है कि यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि मैं अपनी ओरिजिनल दुनिया में लौट पाऊंगा या फिर नहीं। मुझे ये भी नहीं पता है कि अगर मैं उस टाइम पर पहुंच जाऊंगा जब तक कि अभी तक मेरी नोवेल पब्लिश हुई थी, तो उसके बाद भी क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर चलती रहेगी? और इस समय पर जो भी मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिली है वो काफी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे किसी भी तरीके से अगर मैं इस दुनिया से निकलना चाहता हूँ तो फिर मेन कैरेक्टर के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसको करने के लिए तो फिर मुझे अपने स्टेट्स को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं अपनी मेन स्टोरी में कुछ ना कुछ तो एक रोल निभाऊं ही। और चलो यहाँ पर मेरी जो नोवेल है उसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जिससे कि हम लोग लेवल अप कर सकते हैं, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से अपने स्टैट्स को नहीं बढ़ा सकते हो। जो अकेला मेथड जिससे तुम अपने स्टैट्स को बढ़ा सकते हो वो है पॉइंट। और पॉइंट वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्रीसियस रिसोर्स होते हैं। अगर मुझे बहुत सारे जो भी पॉइंट हैं वो चाहिए तो फिर मुझे इन सभी को जो भी मेरे पॉइंट हैं उनको लक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लक ऐसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि जैसा कि दूसरे नोवेल्स में आप लोग देखते ही होंगे कि जो सभी के सभी लोग होते हैं वो ऐसे ही खाई से गिरते हैं और उनका लक इतना ज्यादा अच्छा होता है कि डंजन में उनको ऐसा कोई अच्छा डंजन मिल जाता है जिससे कि वो बहुत जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही है, तो इसी वजह से इन चीजों को करने के लिए लक बहुत ज्यादा इफेक्ट में आता है और इसी से मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल मनी, बोनस और बहुत सारी चीजें भी मिल सकती हैं। और ऑफ कोर्स जो लक है वो एक इनवेरिएबल स्टेट होता है जिसको कि आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे पास में तो एसपी है, लेकिन चलो इस पर एक ट्राई दे करके देखते हैं। और अपने 10 पॉइंट को देता है, उनको एसपी में बदल देता है जिससे उसे 10,000 एसपी मिल जाती है। उसके बाद में उसमें से 9,000 एसपी को वो लक में लगा देता है जिससे से उसे लक बढ़ जाता है और उसके पास में एक मिस्टीरियस लक आ जाता है जिसको देख करके वो चौंकते हुए कहता है क्या? और उसका जो मिस्टीरियस लक होता है वो 9.1 पर पहुंच जाता है। कहता है कि जो मेरी नोवेल का मेन कैरेक्टर है उसकी मैजिक की पावर 9.0 है, लेकिन इस समय पर मेरे जो लक के स्टेट हैं वो 9.1 में पहुंच चुके हैं। सच में ये देखने योग्य रिजल्ट है। चलो और जो बचे हुए मेरे जो भी एसपी है उनको मैं परसेवरेंस में लगाता हूँ और इससे मैं अपनी जो सारी की सारी क्यूब में ट्रेनिंग होने वाली है, क्यूब देखो उसकी वही ट्रेनिंग सेंटर वाली जगह है, ठीक है, इसको मैं क्यूब ही बोलूंगा। और मैं क्यूब में जाकर के और भी ज्यादा जो वहां पर खतरनाक प्रैक्टिस होने वाली है उसको भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। और अपनी एसपी को परसेवरेंस में लगाता है जिससे उसका लक एकदम से इफेक्ट में आ जाता है और उसका जो इफेक्ट जो वो होता है परसेवरेंस वो 6.6 से 7.207 पर पहुंच जाता है। इसको देख करके किम हाजिन कहता है कि सच में लक सच में इस दुनिया का राजा है। और तभी एकदम से कुछ एरर टाइप में आता है और एकदम से वार्निंग आने लगती है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात आ गई है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा कुछ एक्ट हो रहा है जिस कारण से अपने जो नोवेल की मेन जो स्टोरी है उसमें चेंज आ सकता है। तो इसी वजह से अब आप किसी भी हालत में अपनी एसपी का यूज देख करके
इनवेरिएबल जो भी स्टेट्स होते हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसको देख करके किम हाजिन चौंकते हुए कहता है नहीं और रोने लगता है और कहता है कि ये अनफेयर मूव है, बिल्कुल भी नहीं। और वहां पर डिसअपॉइंट होते हुए बैठते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर ट्रिक्स की भी एक लिमिट होती है। मैंने सोचा था कि ये सभी की सभी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जाने वाली हैं। वेल चलो कोई भी बात नहीं, मैंने अपने लक और प्रिजर्वेंस में अपना बहुत ज्यादा जो पॉइंट है वो लगा लिया है। चलो यहाँ पर सोचा जाए तो फिर मेरे पास में अभी नोवाइस कंसिडरेशन के 10,000 पॉइंट और हैं, उनका भी मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन चलो अभी थोड़ी देर रुक सकते हैं, मेरे हिसाब से मुझे उनको बाद में यूज करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जो अपना किम हाजिन होता है वो स्कूल में आ जाता है। उसके टीचर सामने आते हैं, बताते हैं मेरा नाम है किम सोयुक, अब मैं इस साल तुम्हें इंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। हमारा जो ये एकेडमी है वो बहुत ज़्यादा लंबे दूरी तक फैली हुई है और ये कोरिया को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती है। तो फिर यहाँ पर तुम लोग ऐसा मत सोचना कि ये कोई इंजॉयबल प्लेस है जहाँ पर तुम आसानी से इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि तुम पीक तक पहुँच सको। ये एक ऐसी फैकल्टी है जहाँ से हम लोग हीरोज को निकालते हैं जो कि आगे जा करके दुनिया को बचाते हैं। तो फिर सभी के सभी लोग जल्दी से उठ जाओ और मुझे फॉलो करो। और मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताया है वरना इसने बहुत सारी बकवास करी थी। और अपना मेन कैरेक्टर इसको देख करके कहता है कि ऐसा लगता है कि अब ये टाइम आ चुका है जिस समय पर सभी लोगों को अपने मेन वेपन को सेलेक्ट करना है। वहां पर देखा जाता है जो टीचर होता है वो एक गेट को खोलता है, सभी लोग अंदर देखते हैं और बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहां पर बहुत सारे वेपन होते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं। इसको देख करके टीचर कहता है कि मैंने तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम यहाँ पर अमेज्ड हो सको, तुम्हारे पास में इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो फिर तुम लोग कोई भी वेपन नहीं ले पाओगे। तो जल्दी से जल्दी जाओ, अपने वेपन को चूज करो। सब लोग अंदर जाते हैं और अपने अपने वेपन को चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि सभी के सभी लोग ये सोच लो कि ये तुम्हारा अब से मेन वेपन होने वाला है, तो इसी वजह से तुम इसको 6 महीने तक लगातार यूज करे बिना छोड़ नहीं सकते हो। तो इसी वजह से सोच समझ के सभी लोग अपने वेपन को चुनना। और जो नोबल का अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इसको चुन लेता है, अपने एक तलवार को, और एक और शायद मेन कैरेक्टर होती है वो कुछ तीर को चुन लेती है, और बहुत सारे मेन कैरेक्टर अपनी अपनी चीजों को चुन लेते हैं। वहीं पर किम हाजिन अपने मन के अंदर में बोलता है कि ये जो मेन कैरेक्टर हैं इनको वेपन को चूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब ये मेरा टाइम है जिसमें मुझे भी अपने वेपन को चूज करना है। मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लो हैं। तो इस वजह से मैं कोई भी ऐसे वेपन को नहीं ले सकता हूँ जो कि नॉर्मल मेन कैरेक्टर ले रहे हैं। अगर मैं कोई भी वेपन को ले करके उसके बाद में अपने स्टेट्स को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो भी ये ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, मैं उसमें प्रोफेशनल नहीं बन पाऊंगा। तो फिर यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि मैं वेपन के लिए देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे वेपन को ढूंढ रहा हूँ जिसको कि मैंने अपनी ओरिजिनल दुनिया में भी यूज किया हो, और एटलीस्ट जिसको कि एडाप्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं मिले। तभी एक चीज को देखता है और कहता है कि हाँ मुझे मिल गया, आगे जाकर के उसको उठा लेता है। सभी लोग इसको देख करके चौंकते हुए कहते हैं कि हे ये देखो ये क्या है, और क्या कोई मजाक कर रहा है सच में। इंस्ट्रक्टर भी इस चीज को देख करके चौंक जाता है और बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहता है क्या कैडेट किम हाजिन, क्या तुम सच में इस वेपन को चूज करने वाले हो। वहां पर देखा जाता है किम हाजिन जिसने अमेरिकन पिस्तल उठा ली होती है, भाई ओपी लग रहा है। और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो कहता है कि वेल किम हाजिन, मुझे याद है कि जब तुम अपनी मिलिट्री एकेडमी में थे और ट्रेनिंग कर रहे थे तब तुम अपनी एक स्वॉर्ड का यूज किया करते थे। इसको सुनकर के किम हाजिन कहता है कि वेल हाँ ये एकदम सही बात है, लेकिन इस समय पर मैंने अपने डिसीजन को चेंज करना चुना है। इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो सारे के सारे जो भी डिसीजन होते हैं वो सभी के सभी कैडेट्स ही लेते हैं, लेकिन चाहे तुम्हारा डिसीजन सही हो या फिर गलत हो तुम्हें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसको कभी बोलना नहीं। आसपास वाले लोग बात करने लगते हैं, क्या ये पागल हो चुका है, और क्या यहाँ पर अगर उसे एक गन को चूज करना था तो वो हमारे क्यूब में क्यों आया था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे उसे प्रैक्टिकल बैटल के दौरान मारना चाहिए। कि महाजिन बताता है कि जो गन है वो इस दुनिया में भी बहुत ज्यादा अच्छा वेपन होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिविलियन के लिए जो कि बिल्कुल भी अपने मैजिक पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये गन होती है इनमें मैजिक बुलेट का यूज होता है, क्योंकि जो मैजिक बुलेट होती हैं वो माना के साथ में इन्फ्यूज होती हैं, इस वजह से उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर नॉर्मल
नॉर्मल मेटल की बुलेट से बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, लेकिन एक रीजन है जिस वजह से गन को कोई भी यूज करना पसंद नहीं करता है, वो ये है कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। पहला रीजन ये है कि जो ओनर होता है गन को चलाने वाला, वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन जो गन की डिस्ट्रक्टिव पावर है वो लिमिटेड होती है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और दूसरा रीजन, इसकी बहुत ज्यादा छोटी हिस्ट्री है। इस दुनिया में बहुत सारे लेजेंड और मिथ्स की कहानियां हैं जिसमें बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिफैक्ट और बहुत सारे वेपन्स के बारे में बात होती है, लेकिन कभी भी गन के बारे में बात नहीं होती है, क्योंकि जो सभी के सभी कैडेट होते हैं वो मॉडर्न वेपन को प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो ओल्ड वेपन को चूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मैजिक बुलेट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो लोग अपनी खुद की एबिलिटीज पर भरोसा करते हैं, और अगर वो लोग अपनी लिमिट पर भी पहुंच जाएं तो वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी लिमिट को तोड़ करके और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। ऑफ कोर्स वेल, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और वहां से जाते हुए कहता है कि वेल, मैं यहाँ इस मानवा का कोई प्रोटैगनिस्ट तो हूँ नहीं, मैंने ना तो कभी आज तक एक ब्लेड को चुना है, तो मैं किसी और कैडेट से कैसे ही कंपेयर किया जा सकता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने जो गन को चूज किया है ये मेरा एक बैड डिसीजन नहीं है। सबसे पहली चीज मुझे सीखना होगा कि मैं अच्छे तरीके से गन का यूज कैसे कर सकता हूँ, और उसके अलावा ये भी एकदम सही बात है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी किम हाजिन की इम्पोर्टेंस को इस दुनिया में बढ़ाना है, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा एचपी पा पाऊँ। अब मैंने अपने वेपन को चूज कर लिया है, तो फिर अब टाइम आ चुका है मुझे अपने टैलेंट को भी चूज कर लेना चाहिए। टैलेंट ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कि तुम्हारी स्पेशलिटी पता चलती है, मतलब कि तुम किस वेपन में बहुत ज्यादा अच्छे हो। ज्यादातर लोग एक ही टैलेंट को अवेकन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जो कि यहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं, जिनके पास में इनएक्टिव और एक्टिव दोनों के दोनों टैलेंट होते हैं। द स्वॉर्ड सेंट किम सुओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि आगे जाता है और सामने एक लड़की होती है, उससे कहता है कि चा नायुम तुम भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हो। तो चा नायुम गुस्सा होते हुए बोलती है, क्या मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आ सकती हूँ? आखिर ये एक ट्रेनिंग सेंटर जो है। इसको सुनकर के किम सुओ कहता है कि वेल, मेरा ऐसा कहने का कुछ भी मतलब नहीं था, क्योंकि छुट्टी के बाद में यहाँ पर कोई भी इंसान रहता नहीं है, इस वजह से तुम्हें देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। वेल हाँ, तुम्हें देख करके मुझे याद आया कि हमारे क्लास में एक और शार्प शूटर आ चुका है। जो नायुम होती है वो बोलती है, क्या शार्प शूटर? क्या तुम उस हाजुंग या जो भी उसका नाम हो उसकी बात कर रहे हो? तो किम सीओ भी बोलता है कि हाँ, वेल मेरा उसी से मतलब था। लेकिन तुम्हारे इस रिएक्शन के साथ में क्या है? वो बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्शन बनाती है और कहती है कि वो जिन्हा या फिर जो भी उसका नाम हो, मैं उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तुम उसको एक शार्प शूटर भी कैसे बुला सकते हो, जबकि उसकी जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही किलोमीटर पे है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उसने अब हीरो बनने पर गिव अप कर दिया है, लेकिन वो अभी ड्रॉप आउट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे उसके रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। जब वो रिटायरमेंट लेगा तब उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वो बस यही सोच रहा है कि वो थोड़े समय के लिए और कैसे होल्ड बैक कर सके। इसको सुनकर के किम सो कहता है, क्या तुम ऐसे आसानी से नहीं बोल सकती हो कि कोई गिव अप करने वाला है? तुम ऐसी चीजें इतनी ज्यादा लाइटली नहीं बोल सकती हो। इसको सुनकर के चायूम एकदम अजीब सा चेहरा बनाती है। किम सो प्यारी सी स्माइल देता है और चायूम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिढ़ते हुए कहती है कि यहाँ पर तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी हो तो करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के किम हाजिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बैठा होता है और कहता है, क्या कोई यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहा है? वेल, मुझे लगता है कि जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है उसके पास में ऐसा टैलेंट है जिससे कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वॉरियर बनने वाला है। तो जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हिसाब से इस समय पर मेरे पास में नोवाइस कंसिडरेशन है, जिससे कि मैं एक बार अपने टैलेंट को लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में 10,000 नोवाइस कंसिडरेशन के पड़े हैं। मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता हूँ। तो क्या मुझे करना चाहिए? क्या मुझे कुछ ऐसी सिंपल चीज को लिखना चाहिए? उसका दिखाया जाता है टैलेंट मास्टर शार्प शूटर, जिससे कि वो लॉन्ग रेंज के वेपन को अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। फिर वो 10,000 एसपी को देता है और अपने टैलेंट को लिखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एकदम से उसके सारे के सारे टैलेंट चेंज हो जाते हैं और वो कहता है, क्या मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पर खुद से ही अपने टैलेंट को लिखना पड़ेगा, लेकिन ये खुद ब खुद ही चेंज हो गया। वहां पर दिखाया जाता है, लिख किया जाता है मास्टर शार्प शूटर। उसे 3 एबिलिटी भी मिलती हैं। पहला बुलेट टाइम, जिससे कि 3 सेकंड के लिए जब वो इसका यूज करेगा तो टाइम बहुत ज्यादा धीमे हो जाएगा। और दूसरा मास्टर शार्प शूटर ट्रेनिंग, इससे वो कोई भी लॉन्ग रेंज के वेपन में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तीसरा 1000 माइल आई, इससे वो दूसरों के अटैक को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या सच में ऐसी बात है? तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल
एबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे जाकर के फ्यूचर में कोई बो एंड एरो का भी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक और फायदा है, क्योंकि ये जो मेरा टैलेंट है वो इवॉल्विंग टैलेंट है, आगे जाकर के ये मेरे लिए एक एडवांटेज भी बन सकता है। और उसको चूज कर लेता है और कहता है कि तो ऐसा लगता है कि मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मुझे अपने इस टैलेंट के साथ में जब तक मेन स्टोरी खत्म नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर सरवाइव करके रखना पड़ेगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीचर होती है वो पूरी क्लास को लेक्चर दे रही होती है और किम हाजिन वहाँ पर अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है और कहता है कि अगर किसी को ये पता चल गया तो फिर वो एकदम शत्रुता या फिर मेरे से चिढ़ने के कारण ही मर जाएगा। दिखाया जाता है जो टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखती है तो अपने मेन कैरेक्टर के पास में वो उसका आंसर आ जाता है। मेन कैरेक्टर किम हाजिन बोलता है कि वेल मेरे पास में यहाँ पर टैलेंट है ऑब्जर्वेशन और ब्राउजिंग का, मैं यहाँ से क्लास से बाहर भी हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जैसा कि इसका नाम है ऑब्जर्वेशन और ब्राउजिंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो भी मेरे फील्ड ऑफ व्यू में आएगा तो मैं उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। दूसरा, मैं यहीं पर बैठे बैठे जहां से चाहूँ वहां से अपने कंप्यूटर पर ब्राउजिंग कर सकता हूँ, चाहे जो भी चाहूँ। दिखाया जाता है जो टीचर वहां से जाने लगती है। चा नायूम का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, क्या मुझे ये सब याद करने वाली चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में जाकर के अपनी ताकत का